हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। मतलब हम साइंस क्लास 10th की स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और ये इस सेशन का सेकंड वीडियो है। तो प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्टिविटी 1 तक कर लिया था और आज हम एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए होता है कि हम एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट सोल्यूशन डाला। उसके बाद हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन उसके अंदर डाला। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किसका, लेड आयोडाइड का। ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि कलर भी चेंज होगा, मतलब पहले सोल्यूशन कलरलेस था, उसके बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि जब हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड किया सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट के अंदर, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ किसका, लेड आयोडाइड का। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक टर्म आता है प्रेसिपिटेट। तो सीख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड प्रोडक्ट है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जनरली हम क्या होता है कि हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब वो पूरा घुलता नहीं है सोल्यूशन के अंदर, मतलब वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो उस तरह का जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो अब आगे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए अब हम इस एक्टिविटी से इन्वॉल्व रिएक्शन देख लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये आती है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आपको वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 2 टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचें कि आप ये चीज़ तुरंत इंस्टेंटली याद कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक चीज़ पहले लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको ये होगा कि आपको वो टेबल जाके याद करनी पड़ेगी, आपको बार बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा। आप एक चार्ट के फॉर्म में बना के अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं और रोज़ उसे रिवाइज करिए। बाकी उससे प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक शीट दे दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये जो नॉर्मल हम NCERT पढ़ते हैं तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है तो आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला बना के देखिए कि आपको कंपाउंड लिखना आ रहा है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आपको ये रेगुलर बेसिस में आपके लिए आसानी होगी ये 2 चार्ट को रिटेन रखना अपने पास। ठीक है। तो अब ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके हम जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे। ठीक है। ग्रैन्यूल्स मतलब जैसे कि चीनी के जैसे हम छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला उसके अंदर। ठीक है, ऐड किया। उसके बाद हमने देखा कि वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म। फिर हम देखेंगे उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि किसके होंगे, वो हाइड्रोजन गैस के होंगे। ठीक है। अगर हम इसको टच भी करेंगे उस कोनिकल फ्लास्क को तो हम पाएंगे कि वो थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसमें कि जब जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बबल्स फॉर्म होंगे किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हुआ ये चीज़ कि जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो ZnSO4 हो गया और H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। यही वो गैस है जिसके वजह से बबल्स फॉर्म हो रहे थे हमारे कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये दोनों एक्टिविटीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक और ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि हमने एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान की प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, टेम्परेचर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर कलर का चेंज होना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में केवल एक ही हो कोई कैरेक्टर है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और साथ ही जब हम उसका फ्लास्क को टच करके देखते हैं तो वो गर्म भी हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है। तो ये सीधा सा एग्जाम्पल है कि एक रिएक्शन में कई सारी एक्टिविटीज़
एक साथ हो रही हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो हम उसे ईजी भाषा में समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आप लोगों ने, जैसे कि हमने कल एक रिएक्शन करी थी जो कि पहली एक्टिविटी से बेस थी, तो ये जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, इस टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वर्ड इक्वेशन होती हैं। ये वर्ड इक्वेशन है उल्लू। तो हम लोगों ने कल एक्टिविटी 1 के अंदर ये रिएक्शन लिखी थी। तो जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली वर्ड इक्वेशन होती हैं, ठीक है। और जब हम इनको, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Mg, इसके नीचे लिख दूँ O2 और यहाँ लिख दूँ MgO, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म होगी ये कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो हम दोबारा से आते हैं उसी पे, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा Zn plus H2SO4 that gives ZnSO4 plus H2। तो ये क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने उसके क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला और सिंबल्स की हेल्प से हमने उसको एक इक्वेशन बनाई है, ठीक है ना। तो ये अब एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को रिएक्टेंट बोला जाता है और एरो के राइट साइड वाली चीज़ों को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। बाकी कल का टॉपिक हम बैलेंसिंग रखेंगे, उसके हम 2 मेथड सीखेंगे, एक तो वो टेबल फॉर्म करके और एक हिट एंड ट्रायल लगा के। तो मेरे अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टेबल बना के कर सकें। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ओरली करना सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए मेरे को क्लास 10th के लिए। और यहाँ तक आपको समझ में आया है या कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।